तो शाह योगी के हुंकार, विपक्ष पर करारा वार। आज कौशांबी और आजमगढ़ से बीजेपी ने 2024 के लिए शंखनाद कर दिया है और कौशांबी से बीजेपी के 2024 के चुनाव प्रचार का भी आगाज हो चुका है। योगी और अमित शाह ने एसपी, बीएसपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आजमगढ़ से चुनावी शंखनाद किया है। आजमगढ़ में अमित शाह ने 4500 करोड़ की सौगात दी है। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है। योगी शाह ने एसपी, बीएसपी, कांग्रेस पर जातिवाद से लेकर परिवारवाद के खूब आरोप लगाए। अमित शाह ने मंच से ऐलान किया कि योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त प्रदेश बना दिया है। तो सवाल वही, अमित शाह की रणनीति, सीएम योगी की नीति, शाह योगी के हुंकार, विपक्ष पर करारा वार। शुरू करेंगे डिबेट, पहले ये रिपोर्ट। दलित सम्मेलन का आगाज 24 में अंजाम। कि 2014, 2017, 2019, 2022 की ही तर्ज पर 2024 में भी उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फिर से कमल का फूल खिलाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगा। अमित शाह की रणनीति, सीएम योगी की नीति। आजमगढ़ की छवि कभी ये हरिहर घराने से जानी जाती थी, पंडित छन्नूलाल मिश्र जैसे गायकी के विद्वानों से जानी जाती थी। वो आजमगढ़ को, वो छवि को धूमिल करने का काम इस सपा बसपा सपा की सरकारों ने किया था। शाह की हुंकार, विपक्ष पर करारा वार। इस समाजवादी पार्टी के मुखिया यहां से सांसद थे, कभी भी कोरोना में देखा आपने उनको? आपको टीका लगाने आए थे क्या? मोदी जी ने पूरे भारत में 220 करोड़ टीके लगाकर भारत को कोरोना से सुरक्षित करने का काम। गृह मंत्री भी वो जुमलेबाजी करते हैं, वो जो वादे करते हैं बाद में कहते हैं ये जुमले थे। आज भी वो जो वादे करके गए हैं वो भी जुमलेबाजी है। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की जनता, नौजवान, किसान, मजदूर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। 24 की राह यूपी में उतरे अमित शाह। मोदी जी पर भरोसा करें और मोदी जी को प्रचंड बहुमत से जिताकर फिर से एक बार देश का प्रधानमंत्री बनाए। और अब आज महाबहस के सवाल। आज इस चर्चा के दौरान हम कौन से सवाल उठाने जा रहे हैं ये आपको बता देते हैं। सवाल नंबर 1, क्या आजमगढ़ से चुनावी शंखनाद, योगी शाह ने विपक्ष को संदेश दिया है? क्या एसपी के गढ़ रहे आजमगढ़ से बीजेपी ने अखिलेश को सीधे तौर पर चुनौती दी है? और सवाल नंबर 3, क्या दलित वोटर्स को अपने पाले में लाने में कामयाब हो पाएगी बीजेपी? क्योंकि ओबीसी के साथ साथ अब एससी को भी अपने पाले में लाने की कवायद बसपा के साथ साथ समाजवादी पार्टी ने भी की, तो भला बीजेपी कहां पीछे रहने वाली थी? तो जो दलित सम्मेलन होने जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग जगहों पर, क्या उनको अपने पाले में लाने में कामयाब हो पाएगी बीजेपी? और चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ अवनीश त्यागी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, मनीष सिंह हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, साजन सिंह, नेता बसपा हमारे बीच में हैं, अभिमन्यु त्यागी, प्रवक्ता कांग्रेस, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा जैनेन्द्र अर्कवंशी हैं, प्रवक्ता सुभाषपा। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है। डिस्कशन हम करेंगे, लेकिन उससे पहले 30 सेकंड आप सभी के लिए अपनी अपनी बात आप लोग रखिए, आपके ओपनिंग रिमार्क्स। शुरुआत करते हैं मनीष सिंह आपसे। गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अरबों की सौगात दी है आजमगढ़ को, पूर्वांचल क्या पूरे उत्तर प्रदेश को एक बड़ा संदेश दिया है। दलित सम्मेलन बीजेपी कराने जा रही है। हाल ही में आपने भी कांशी राम की प्रतिमा का अनावरण किया था। तो ओबीसी के बाद दलितों को पाले में लाने के लिए अब बीजेपी भी पीछे नहीं है। 30 सेकेंड। आस्था जी,
भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता हमेशा झूठ, छल, प्रपंच की राजनीति करते हैं और जुमलेबाजी करते हैं। मैं बात इसलिए कह रहा हूं आस्था जी कि हमें और आपको सबको समझना पड़ेगा कि अभी इन्वेस्टर समिट्स के नाम पर 35 लाख करोड़ का भारी भरकम सौगात अब पूरे देश और दुनिया ने देखा है। जमीन पर 1 रुपया अभी आज तक नहीं उतरा। और हम तो इनके बजट सत्र को भी देखते हैं, जब 1 साल का ये बजट लाते हैं और आधा पैसा भी नहीं खर्च कर पाती है ये सरकार। तो जो सरकार अपना पैसा नहीं खर्च कर पाती है उस सरकार से चाहे ये जितनी भी लोग लुभावनी बातें करें उनसे। ठीक है मनीष जी, 30 सेकंड पूरे लौटेंगे, रुक करते हैं। साजन सिंह नेता बसपा हमारे बीच में है। साजन जी, चिंता और बढ़ रही है क्या आपकी? क्योंकि पहले समाजवादी पार्टी माननीय कांशीराम की प्रतिभा का अनावरण करके दलितों को संदेश देती है, अब बीजेपी दलित सम्मेलन कराने जाएगी और खुद आप देख रहे हैं कि आजमगढ़ में ताबड़तोड़ आरोप मंच से लगे हैं, उसमें बसपा भी आती है, समाजवादी पार्टी भी आती है। गृह मंत्री अमित शाह ने जमकर निशाना साधा है। ये बरसाती मेढक की टर्राहट, चुनाव ज्यों ज्यों नजदीक आ रहे हैं, सभाएं होगी, माल्यार्पण होगा, प्रतिमा का अनावरण होगा, ये सब तो होता ही रहेगा, चलता रहेगा, जनता देखती रही है। जहां तक दलितों की बात है, श्रीमान अखिलेश यादव जी मान्यवर कांशीराम जी के मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं, फूल माला चढ़ा रहे हैं, अमित शाह जी भाषण दे रहे हैं, धार्मिक ध्रुवीकरण का फिर से वो ख्याल रहा। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। प्रदेश की जनता देख रही है, सारे बुनियादी मुद्दों को जिस तरह बता रही है। सिर्फ और सिर्फ इस बार अगर प्रदेश की जनता विश्वास करेगी निकाय चुनाव में आने वाले 24 में, तो बसपा भी करेगी। ठीक है, अभिमन्यु त्यागी प्रवक्ता कांग्रेस, उनका रुख कर लेते हैं। अभिमन्यु जी, 30 सेकंड के अंदर तमाम पार्टियां उत्तर प्रदेश में, चाहे सत्तारूढ़ बीजेपी हो या फिर विपक्षी दल हो, वोटर्स के हिसाब से अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं। ओबीसी एग्रेसिव पॉलिटिक्स सपा कर रही है, दलितों को अपने साथ लाना चाहती है, मुस्लिम वोटर्स को लेकर भी बीजेपी सपा का अपना अपना दावा है, बसपा भी अपना दावा ठोकती है, पूर्व में सरकार चला चुकी है। कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस की क्या रणनीति है? 30 सेकंड जी। सभी राजनीतिक दलों को अधिकार है अपने हिसाब से कार्यक्रम चलाने का। कांग्रेस पार्टी सब समाज की पार्टी है और मुद्दे आधारित राजनीति करती है। कांग्रेस पार्टी कभी भी धर्म आधारित, जाति आधारित राजनीति नहीं करती है। हिंदू, मुसलमान, भारत, पाकिस्तान, मंदिर, मस्जिद कभी भी कांग्रेस पार्टी के एजेंडे में नहीं रहे। विकास का एजेंडा हमेशा कांग्रेस पार्टी का रहा है। बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, शिक्षा का, चिकित्सा का, किसानी का मुद्दा हो, इन सारे मुद्दों पर अगर सबसे ज्यादा आंदोलन अगर आज कोई पार्टी कर रही है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। ठीक है, जैनेन्द्र अर्कवंशी प्रवक्ता सुभाषपा हमारे बीच में है। जैनेन्द्र जी, 30 सेकंड के अंदर, सुभाषपा मानती है कि पूर्वांचल की राजनीति में बगैर आप लोगों यानी सुभाषपा के किसी का गुजारा नहीं है। आपने तो अभी तक अपने पत्ते खोले नहीं है, कभी आप बहन जी की तारीफ करते हैं, कभी सीएम योगी की तारीफ करते हैं, फिर बहन जी की तारीफ करते हैं। तो आपकी रणनीति क्या रहने वाली है निकाय चुनाव में? किसी के साथ मिलकर लड़ेंगे, बीजेपी के साथ जाएंगे? क्योंकि हाल ही में तो आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। देखिए आस्था जी, चुनाव जो एक प्रक्रिया होती है उसमें गठबंधन होना तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लोग चुनावों से पहले गठबंधन करते हैं। दूसरी चीज, हमारे बिना पूर्वांचल की राजनीति में पार पाना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। अगर आपको 2017 के चुनाव याद होंगे, भाजपा हमारे साथ ही जीती थी और 2022 में हमारे बिना भाजपा बिल्कुल साफ हो गई थी। मैं 5-10 जिलों के नाम बता दूंगा जहां लगभग 40 से 60 सीटों के बीच में उसकी 7 से 8 सीटें आई। ठीक है, ठीक है, आप अपना अंकगणित गिनवा रहे हैं, विस्तार से सुनेंगे। ज्ञानेंद्र जी, रुक कर लेते हैं अवनीश त्यागी जी का, वो भी हमारे बीच में है, प्रवक्ता बीजेपी। अवनीश जी, वैसे तो मंच से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृहमंत्री अमित शाह ने बहुत कुछ कह दिया है, लेकिन बड़ा सवाल इसको लेकर है कि ये जो चुनावी शंखनाद जिसे कहा जा रहा है, सिर्फ निकाय चुनाव ही नहीं बल्कि इससे संदेश 24 के लिए जाएगा। इसका गुणा गणित जो भी निकल कर आए नतीजा, वो 24 में कोट किया जाएगा। देखिए आस्था जी, 2014 के बाद देश की राजनीति का परिदृश्य बदल गया। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से प्रदेश की और देश की राजनीति ने करवट बदली है, वो अंतर अब साफ नजर आया है। विपक्ष की बहकाने वाली बातें, विपक्ष की भड़काने वाली बातें अब जनता की समझ में नहीं आती। 2014 से मैं खासतौर से उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की महान जनता को धन्यवाद दूंगा कि वो माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय योगी आदित्यनाथ की डबल इंजन सरकार पे जिस तरह से भरोसा कर रही है वो अभूतपूर्व है। जनता भरोसा कर रही है। 30 सेकंड पूरे अवनीश जी, और चलिए चर्चा को विस्तार देते हैं चर्चा को, और सवाल की शुरुआत मनीष सिंह जी से करने जा रहे हैं। ठीक है अवनीश जी, आपने डबल इंजन की सरकार का जिक्र किया और विकास की राजनीति को आप दोहरा रहे हैं, उसी के बूते आप कह रहे हैं कि हम चुनावी मैदान में उतरेंगे।
मनीष जी, गृह मंत्री अमित शाह ने मंच से आज कई हमले सपा सरकार पर भी किए, बसपा सरकार पर भी किए। अब देखिए, विकास को आधार बनाया जा रहा है। आप भी कहते हैं कि हम मुद्दों की राजनीति करते हैं, कांग्रेस भी यही कह रही है और बसपा भी यही कह रही है। तो बड़ी बात मंच से आज ये भी कही गई कि जब सपा की सरकार थी या बसपा की सरकार थी तो यहां के गांव में 24 घंटे बिजली आती नहीं थी, रमजान के महीने को छोड़ के। हमने गांव में 24 घंटे बिजली पहुंचाई है, बिना क्षेत्र, जाति, धर्म, पंथ की परवाह किए बगैर। आस्था जी, भारतीय जनता पार्टी अगर नफरत की राजनीति, मंदिर मस्जिद की राजनीति, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की राजनीति अगर छोड़ दे तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश नहीं, इसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान कहां से आया मनीष जी? उन्होंने तो कहा कि यहाँ के गांव में 24 घंटे बिजली आती नहीं थी, पहचान बन गई थी, इतना पिछड़ापन यहाँ पर था। आजमगढ़ की पहचान गायकों के रूप में थी, इसको एक पिछड़े हुए इलाके के रूप में ला करके डाल दिया सपा और बसपा की सरकारों ने। आस्था जी, भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय अमित शाह जी को पूरा हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया जानता है कि नफरत और सांप्रदायिकता की राजनीति के लिए जाने जाते हैं। बिजली की बात आप कर रहे हैं, एक दुनिया में किसने तस्दीक कर दी है ये? दुनिया में कौन सर्टिफिकेट दे रहा है कि कौन किस राजनीति के लिए जाना जाता है? एक मिनट मनीष जी, आपने अभी एक बात बोली, आपने कहा कि दुनिया जानती है कि वो नफरत की राजनीति के लिए जाने जाते हैं। आपने गृह मंत्री को लेकर आरोप लगाया। मुझे बता दीजिए, दुनिया में कौन सर्टिफिकेट बांट रहा है ये, और किसके सर्टिफिकेट की जरूरत भारत को है? नहीं, किसी के सर्टिफिकेट की हमको जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात करके कह रहे हैं ना कि वो नफरत की राजनीति के लिए जाने जाते हैं। सुनिए ना, हाँ। आपको आस्था जी, दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां भारतीय नहीं रहते हैं, और कोई भी ऐसा देश नहीं है जो भारत की राजनीति को और भारत की संस्कृति को देखता नहीं है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं आस्था जी कि हमको और आपको समझना पड़ेगा कि अमित शाह जी जब बोलते हैं तो उनकी बोली में ईद और बकरीद की बात होती है, होली और दिवाली की बात होती है। आखिर क्यों इस तरह से राजनीति में अन्य राजनीतिक दलों के बारे में उनकी बात? मुझे ये बताइए, ये तथ्य सही है या गलत है? पूर्वांचल, आजमगढ़, आसपास के वो इलाके, गांव में लाइट ही नहीं आती थी, रमजान के महीने में बत्ती नहीं कटती थी, 24 घंटे बिजली आती थी। ये सही है कि गलत? आस्था जी, यह आरोप आदरणीय अमित शाह जी का बिल्कुल बेबुनियाद है। ठीक है, इस पर जवाब देंगे अमरीश उत्तर प्रदेश को अमित शाह जी। ठीक है, आपने खारिज कर दिया इस आरोप को। आपने कहा इस बात में कोई दम नहीं है, कोई दम नहीं है, आप इसे झूठा बता रहे हैं। अमरीश त्यागी, प्रदेश के जनपदों को 4 लेन से जोड़ने का काम किया था, उसमें पूर्वांचल भी था। जवाब दे चुकी है। बोलिए अमरीश त्यागी जी। आजमगढ़ की जनता मुझसे पहले जवाब दे चुकी है समाजवादी पार्टी को। उपचुनाव में जिस तरह से अखिलेश यादव की खाली हुई सीट को खत्म किया और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराया, उसने साबित हो गया कि आजमगढ़ की जनता समझ गई है कि विकास की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी। और जिस तरह से अमित शाह जी ने और योगी जी ने आज ये बातें की हैं, जो दावे किए हैं, जो विकास की बातें आजमगढ़ में और सभाओं में की हैं, उससे पक्का उनको भरोसा है। और आने वाले 24 में ये देखना कि भारतीय जनता पार्टी फिर वहां परचम फहराएगी। समाजवादी पार्टी, आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र में जनता का वोट ही तस्दीक करता है कि किसने काम किया या किसने काम नहीं किया। ठीक है अमरीश जी, साजन सिंह का रुख करते हैं। साजन सिंह, यही आरोप आपके लिए भी है, क्योंकि बसपा ने भी यूपी में सरकार चलाई है, कि आपने तो इस पूरे इलाके को, पूर्वांचल को पिछड़ेपन में धकेल दिया था। लाइट नहीं आती थी गाँव के अंदर, कोई मेडिकल कॉलेज यहाँ पर नहीं था, कनेक्टिविटी लखनऊ से नहीं थी। अब वो कह रहे हैं कि ये सारा काम बीजेपी सरकार ने किया है। आवाज पहुंच रही है साजन सिंह आपको? आवाज नहीं, एक बार प्रश्न दोहराएंगे फिर से? आवाज मिल रही है। तो सवाल ये कि गृह मंत्री ने आरोप लगाया है कि सपा और बसपा की सरकारों के कारण पिछड़ता चला गया ये पूरा पूर्वांचल का इलाका। गांव में 24 घंटे लाइट नहीं आती थी रमजान को छोड़ के, तुष्टीकरण चल रहा था खुलेआम। अरे राम राज ला दिया क्या उत्तर प्रदेश में? जिस तरफ से योगी जी आज कौशाम्बी में हुंकार भर रहे थे अमित शाह जी, उसी वक्त प्रयागराज में बम फोड़े जा रहे थे। अरे कौन सा बुनियादी मुद्दे को बताइए ना कि क्या कर दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। स्वास्थ्य हो, चिकित्सा हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, सारे फ्रंट पे तो आप फेल कर गए। बिजली का बल्ब दिखा करके आप चुनाव जीतते चले, बिजली का बल्ब दिखा करके पुरानी पूर्ववर्ती सरकारों पे आप दोषारोपण कर रहे हैं। ये कौन सी राजनीति है? सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण का शंखनाद हुआ अमित शाह जी के पदार्पण के बाद। अब मुझे डर है, जिस तरह बिहार में गए थे अमित शाह जी और उसके बाद दंगा हो गया,
तो हो सकता है उत्तर प्रदेश में फिर से वही राजनीति करने की शुरुआत हो। ये चुनाव जीतते 14 की 17 को 22 का हो, चुनाव जीतने का एकमात्र उपक्रम है कि धार्मिक, लेकिन आपका वोट शेयर तो घटता चला गया ना साजन सिंह जी, तो है कारण, सीटें भी कम होती चली गई, वोट शेयर भी चुनाव दर चुनाव कम होता चला गया, और अभी भी जब आप आरोप लगाते हैं तो ये चुनावी भाषण जैसा लगता है, कोई फैक्ट आपके पास नहीं है। खारिज कर दीजिए, सपा ने तो खारिज कर दी ये बात कि 24 घंटे लाइट नहीं आती थी, बात गलत है। अरे हमारे बहन जी का सरकार उदाहरण है, 7 से 12 तक हमने क्या किया, 4 बार की चुनी हुई मुख्यमंत्री सर से नवाजा है, उत्तर प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दिया भरपूर कर। यही उत्तर प्रदेश की जनता फिर से बीजेपी के झूठ को एक्सपोज करेगी, नकारेगी निकाय चुनाव में भी, आने वाले 24 के चुनाव में जिसका आगाज भाजपा कर रही है, संगठन जिसका धार्मिक कर रही है, ये फिर से करेगी। ठीक है, अभिमन्यु त्यागी, आजमगढ़ या उस आसपास के इलाकों में माफियाओं की दहशत भी सुर्खियां बनती थी जब सरकारें थी सपा की और बसपा की, आपने भी गठबंधन किए हैं सपा के साथ। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, इन जैसे माफिया इन्हीं दोनों सरकारों के कार्यकाल में पनपे हैं और इतने बड़े माफिया बने हैं जाकर के, ये आरोप है। और अब लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कहा जाता है कि मौजूदा सरकार के कारण अब सब शांत है, माफिया डर रहे हैं। आस्था जी, ये बात हम सब जानते हैं कि अगर अपराधी का हौसला बुलंद होगा तो अपराध तो बढ़ेंगे ही, लेकिन इसमें एक बात देखने की भी है कि उत्तर प्रदेश में 7वां वर्ष है बाबा जी की सरकार को। अतीक गुजरात की जेल में बैठ के, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और बरेली में उनका भाई बैठकर मोबाइल फोन के सहारे और जेल में सुविधा लेकर गैंग चलाते रहे, हत्याएं करते रहे, सब लोगों के सामने है। अब उसमें एक तरफा बातें ना हो तो वो ज्यादा बेहतर है कि सपा बसपा पे आप आरोप लगा दें और भाजपा का न देखें। अब भाजपा के राज में भी अगर इस तरह से अपराध लगातार हो रहे हैं और जेल से मोबाइल फोन के सहारे गैंग चलाए जा रहे हैं तो निंदनीय है। अगर सपा कम नहीं थी, बसपा कम नहीं थी, तो भाजपा भी कम नहीं है। मैं एक और बात याद दिला देना चाहता हूं कि आखिरी जो बिजली उत्पादन केंद्र उत्तर प्रदेश में बने वो कांग्रेस पार्टी की सरकार में बने थे। एक भी नया बिजली उत्पादन केंद्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं बना है। ये आप बताएं, आंकड़ा पेश करें। उत्तर प्रदेश का 5वां नंबर का भी आज भी हिस्सा है। 5वें नंबर का राज्य है जो बिजली उत्पादन करता है, उसके अलावा 4 राज्य और है। इतनी बड़ी बड़ी बातें इतने बड़े नेता द्वारा की जाए, आंकड़ा पेश किया जाए, वो जवाब देंगे अवनीश त्यागी जी। देखिए आस्था जी मैं बता दूं, मेरे कांग्रेस के साथी जो कह रहे हैं कि बिजली का उत्पादन नहीं, बिजली की व्यवस्था जितनी भारतीय जनता पार्टी के शासन में है इतनी कभी नहीं हुई। गांव में बिजली है, रात को बिजली है, दिन में अलग बिजली है। कृषि के कार्यों के लिए दिन में बिजली दी जा रही है, रात में उजाले हो रहे हैं, गांव गांव में उजाला है। और जितनी शानदार बिजली भारतीय जनता पार्टी के शासन में आ रही है, बिजली समस्या ही नहीं। अब खबर ये बनती है कि बिजली भाग गई। अब बिजली भागने की खबर बनती है, अब तब बिजली आने की खबर बनती थी उनके सरकारों में। तो बिजली की समस्या कहीं नहीं है। और जहां तक कानून व्यवस्था की बात कह रहे हैं मेरे साथी, कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के शासन में इतनी शानदार रही है, इस कानून व्यवस्था के कारण ही प्रदेश की जनता ने माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार को दोबारा अभूतपूर्व समर्थन दिया है। और ये 37 साल में ऐसा हुआ कि कोई सरकार अपने दम पर लौटी है, बहुमत के साथ लौटी है, तमाम दुष्चक्रों के विपक्ष के लौटी है। और भारतीय जनता पार्टी ने ये साबित कर दिखाया कि जो सुशासन देगा जनता उसके साथ है। ठीक है, जैनेंद्र रघुवंशी हमारे साथ है। जैनेंद्र जी, निकाय चुनाव की बात करें या 24 के लिए, जो फॉर्मूला फिलहाल पॉलिटिकल पार्टीज लेकर चल रही है उसमें पिछड़ों की राजनीति और उसके साथ साथ दलितों को लुभावने के प्रयास हैं। आप भी पिछड़ों की राजनीति करते हैं। अब तो सीधे तौर पर बसपा दलित सम्मेलन करने जा रही है, भाजपा दलित सम्मेलन करने जा रही है, बसपा के अपने दावे हैं। सपा ने भी देखा कि किस तरह कांशीराम जी की मूर्ति का अनावरण किया। देखिए, सपा का जो मूर्ति अनावरण है या महापुरुषों को सम्मान देने की बात है, वो केवल एक दिखावा है। आपको याद होगा हमारे साथ भी उन्होंने महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का जो पोस्टर था वो लगाया हुआ था अपने बैनर के ऊपर, जिसको जब गठबंधन टूट गया तो उस पोस्टर को हटा दिया। आपको याद होगा कि चुनावों से पहले भगवान परशुराम जी की उन्होंने मूर्ति का अनावरण किया था और बाद में आपने देखा उसके हाथ से फरसा भी जब गिर गया था तो कोई एक ट्वीट तक नहीं किया गया था। ऐसे ही मान्यवर कांशीराम जी की प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं चुनावों को देखते हुए। वो भी जो उन्हीं के नेता हैं जो आए दिन उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं, उनके स्कूल के अंदर उस प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है। दूसरी चीज मैं बता दूं कि पूर्वांचल के अंदर मैं 6 जिले गिनवा देता हूं, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, बलिया, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, यहाँ पे कुल मिला के 43 सीटें हैं।
इनमें से भाजपा को केवल 7 सीटें मिली थी, लेकिन जब हम भाजपा के साथ 2017 में थे तो 7% सीटें इन जिलों से भाजपा को हमने दिलवाई थी। तो हमारे बिना पूर्वांचल की राजनीति को पार पाना मुश्किल है। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारी चीजें हर सरकार के समय अच्छी भी हुई हैं, बुरी भी हुई हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि हालांकि विद्युत जो आने का समय है, चाहे गांव में 18 घंटे हो, शहर में 24 घंटे हो, लेकिन उसका जो दाम है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अभी फिर से रिव्यू के लिए गया हुआ है, 18 से 24% फिर से बिजली का दाम बढ़ाया जाएगा। अगर कानून व्यवस्था की बात होती है, कानून व्यवस्था पहले से दुरुस्त है, लेकिन उतनी नहीं है। मैं बता दूं कि हिरासत में सबसे ज्यादा मौतें दूसरे नंबर के राज्य से 3 गुना ज्यादा मौतें उत्तर प्रदेश में हुई हैं। सड़कें अभी भी 50% से ज्यादा सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई हैं। रोमियो स्क्वाड का कोई अता पता नहीं है कि जब सरकार पिछली बार बनी बहुत थी, सारे तो सवाल आपने उठाए, इसका है। जवाब मुझे लगता है अवनीश त्यागी जी को देना चाहिए। अवनीश जी, सुभाषपा जो कभी आपका सहयोगी दल रह चुका है वो आप पर आरोप लगा रहा है। देखिए, सुभाषपा जी जो कह रहे हैं वो अपने नजरिए से कह रहे हो, पर देखिए लोकतंत्र में आस्था जी नहीं, नजरिए से नहीं, मैं आपको एक एक चीज का और वो दे सकता हूँ, प्रूफ दे सकता हूँ। जनता पार्टी के बताइए गड्ढे कहाँ, सड़कें कहाँ गड्ढा मुक्त हुई है? 22 में आया, 19 में आया और अब 24 में आने जा रहा है। तो जनता संतुष्ट है। चुनाव जीतने से आपकी परेशानियां दूर नहीं हो जाती, लोगों की समस्याएं हल नहीं हो जाती हैं। चुनाव जीतने का मतलब ये नहीं होता कि आप सवालों से भाग जाएंगे। नकारात्मक राजनीति जिस तरह से माहौल खराब नहीं, आप मुझे बताइए, चुनाव जीतने का मतलब ये होता है कि आप दूसरों को झूठा साबित करें? ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। आपको जवाब देना पड़ेगा कि ये महंगाई क्यों है बिजली की, आपको जवाब देना पड़ेगा बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है प्रदेश में, आपको जवाब देना पड़ेगा 2017 में किया था पैसा क्यों नहीं होता है, उसका भारतीय जनता पार्टी विकास और विश्वास की राजनीति करती है। जनता का विकास करके विश्वास जीत रही है, उस विकास पे हम खरे उतर रहे हैं, विश्वास पे खरे उतर रहे हैं। नहीं, मुझे बता दीजिए कि 1947 से 1997 तक अगर आप, ठीक है, आप लोग आपस में मत उलझिए, दोनों की बात आ गई। जैनेंद्र जी और अवनीश जी, आप दोनों शांत होइए। मैं आ रही हूँ साजन जी आपके पास, और मनीष सिंह इस बीच, उनसे एक महत्वपूर्ण सवाल है। आजमगढ़ जहां पर आज ये पूरी रैली हुई है, मनीष जी आपने भी मंच की तस्वीर देखी होगी, बीजेपी के प्रदेश संगठन का शीर्ष वहां पर था, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी थे, तमाम तरह के आरोप आप लोगों पर लगे। लेकिन बड़ी बात ये थी, वो आजमगढ़ जो कभी आपका गढ़ कहा जाता रहा है, उपचुनाव में वो सीट आपके हाथ से निकल गई, और 24 के लिए टारगेट 80 में से 80 का है बीजेपी का। आस्था जी, समाजवादी पार्टी, एक नागार्जुन की कविता है कि कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है, और मेरा तो आराध्य आदमी देवालय हरिद्वार है। आजमगढ़ हो या गाजियाबाद हो, हम लोग पूरी तरह से, हमारी पार्टी का संगठन आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरी तरह से तैयार है। और सबसे महत्वपूर्ण बात आस्था जी, जो दलितों को लेकर के, दलित वर्ग को लेकर के चिंता जो भारतीय जनता पार्टी जताने की कोशिश कर रही है, कल ही हमारी पार्टी ने आपत्ति दर्ज कराया है नगर विकास के जो प्रमुख सचिव हैं। और आपको मैं बता दूं कि 75 जनपदों में 14 उत्तर प्रदेश के ऐसे महत्वपूर्ण जनपद हैं जिन पर अनुसूचित वर्ग को एक भी आरक्षित सीट नहीं दी गई है। पहली बात। दूसरी बात, पिछड़े वर्ग की बहुत भारतीय जनता पार्टी बात करती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में 6 ऐसे जनपद हैं जिनमें एक भी सीट अन्य पिछड़ा वर्ग को नहीं दिया गया है। और जनजाति, जो आदिवासी समुदाय की बात करती है भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रपति महोदय हमारी जनजाति वर्ग से हैं, आदिवासी वर्ग से हैं, बहुत भारतीय जनता पार्टी ढिढोरा पीटती है। लेकिन 17 नगर निगम के हमारे उत्तर प्रदेश में नगर निगम है जहां पर चुनाव होने जा रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए कि एक भी जनजाति वर्ग को सीट नहीं दिया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे अनुसूचित वर्ग हो, चाहे आदिवासी और जनजाति वर्ग हो, किसी के साथ न्याय नहीं करती है। राजनीतिक सम्मेलनों से वर्गों का हित नहीं पूरा होता है, वर्गों के हित के लिए उनकी चिंताओं से जुड़ना पड़ता है। बिल्कुल, और आप पर भी आरोप लगते हैं कि केवल प्रतिमाओं के अनावरण से वोट नहीं मिलता है। सवाल दोनों के लिए है, आप जो उठा रहे हैं उसका भी जवाब लेंगे, और जो मैंने पूछा उस पर भी आप विचार करिए, जवाब दीजिए। लेकिन उससे पहले साजन सिंह हाथ उठा रहे हैं बहुत देर से, बोलिए साजन जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है साजन सिंह जी। साजन सिंह, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो शायद म्यूट मोड पे चला गया आपका ऑडियो, आप उसे ठीक कर लेंगे तो सुन पाएंगे। इस बीच जैनेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे, बोले जैनेंद्र जी।
उनकी भी आवाज नहीं आ पा रही है, मुझे लग रहा है कोई टेक्निकल दिक्कत है। चलिए, आप सुन पा रहे हैं जैनेंद्र जी? उनकी आवाज नहीं आ पा रही है, लेकिन मेरी आवाज उन्हें मिल रही है। ठीक है, रुक करेंगे जैसे ही वो कनेक्ट होते हैं। अभिमन्यु त्यागी जी, केवल आरोप ही लगाइएगा या जमीनी स्तर पर भी कांग्रेस की कोई तैयारी है? उपचुनावों को तो आपने गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन अब निकाय चुनाव हैं, उनको बहुत अहम माना जा रहा है, एक लिटमस टेस्ट की तरह जो 24 के लिए होगा। आस्था जी, कांग्रेस पार्टी 1 वर्ष तक अपने संगठन के चुनाव में व्यस्त रही। अब सिंबल पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं और निश्चित तौर पर नगर निगम ही नहीं, नगर पालिका, नगर पंचायत में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस और साथ में वोट शेयर परसेंट भी कांग्रेस पार्टी का बढ़ने जा रहा। कांग्रेस पार्टी बूथ कमेटी के साथ साथ में अपने कार्यक्रम चला रही है। नया कार्यक्रम आया हुआ सत्याग्रह का, जिसे गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करना है। आज की तारीख में विपक्ष में अगर कोई सबसे ज्यादा सरकार की जो जन विरोधी नीतियां उसका कहीं कोई विरोध कर रहा है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। जो कि मुद्दे आधारित आंदोलन हमारे लगातार जारी हैं, वो हमेशा जारी रहेंगे। ठीक है, इस बीच साजन सिंह हमारे साथ जुड़ गए। साजन जी, अब तक आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ बोलिए, अब आप अपनी बात को रखिए, उसके बाद जैनेंद्र जी। नहीं, मैं ये कह रहा था कि अभी जैसे ही चुनाव नजदीक होगा, आंखों से आंसू बहेंगे, दिलों की धड़कनें बढ़ेंगे, गले लगाएंगे दलितों और पिछड़ों को, ये कहकर के सारी की सारी पार्टियां। कल तक जो मुद्दे 75 जिले में 14 की बात कर रहे थे समाजवादी के प्रवक्ता थी, जब तक चुनाव नहीं आया था, जब तक निकाय चुनाव नहीं, तब तक इनके पता नहीं कहाँ थे ये। आज अनावरण मूर्तियों का कर रहे हैं। लेकिन बात यही है कि बहुजन समाज पार्टी साइलेंटली देख रही, पॉजिटिव राजनीति करने का वक्त है। आस्था जी, दोषारोपण कर करके, दूसरे पे दोष मर करके हम ये नहीं समझते कि प्रदेश की जनता किसी पार्टी पे, पॉलिटिकल पार्टी पे विश्वास कर सकती है। ये एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स है। लोग आप क्या रोडमैप दे रहे हैं, क्या विजन दे रहे हैं, उस पे ज्यादा जोर देते हैं। यही बहन जी का संदेश है कार्यकर्ताओं के लिए, प्रदेश की जनता के लिए, कि हम जो सत्ता में, सरकार में देंगे, वो सारे बुनियादी मुद्दों को टच करेंगे, चाहे दलित पिछड़े हो। ठीक है, आप दूरी से संदेश दीजिए, आप दूरी से संदेश दीजिए, और लग रहा है कि अभी चुनाव तारीखों से 1 हफ्ते पहले ही आप ग्राउंड पर नजर आएंगे। जैनेंद्र जी बोलिए। भाई ये बता रहे थे कि चुनावों के समय दलित, पिछड़ा या आदिवासी याद नहीं आते। इनकी पार्टी ने क्या किया, कीर्ति कौल जी को इन्होंने टिकट दिया एमएलसी के चुनाव के लिए, जबकि इनको पता था 28 साल की उम्र है उनकी, 30 साल से पहले मान्य नहीं है, लेकिन जानबूझकर इन्होंने धोखा देने का काम किया और कीर्ति कौल जी का पर्चा खारिज हुआ था चुनाव आयोग के द्वारा। तो ऐसे ये जातियों को बरगलाने का काम करते हैं। मैं कई बार बता चुका हूँ, 17 जातियों को इन्होंने ओबीसी से एससी में लाने के लिए केवल बिना किसी कार्रवाई के कागज पर लिख के दे दिया कि इन 17 जातियों को ओबीसी से पिछड़ा एससी में लाया जा रहा है। तो ये मछुआरा समाज की जातियां थी। इन्होंने एक बार नहीं 2 बार बरगलाने की कोशिश की और दोनों बार हाई कोर्ट ने इनके आदेश को रिवर्ट बैक किया। तो ऐसे ये पिछड़ी जातियों को, दलित जातियों को बरगलाने का काम करती है समाजवादी पार्टी। चलिए अमनीश त्यागी जी, डिबेट क्लोज करनी है मुझे। तमाम आरोप आपके ऊपर लगे। देखिए, आरोप ये विपक्षी कुंठाएं हैं, आरोप नहीं है। आरोप के पास, इनके पास अपना बताने के लिए कुछ नहीं है, केवल कुंठाएं हैं। मैं आपको एक बात के लिए साधुवाद देता हूं कि आप कांग्रेस के प्रतिनिधि डिबेट पे बुला लेते हैं तो जनता जान जाती थी क्या कांग्रेस अभी उत्तर प्रदेश में है। इनको चुनाव में, उपचुनाव में कैंडिडेट नहीं मिलते, इनको संगठन की तैयारी नहीं होती, इसके चलते इनका नेता उत्तर प्रदेश में अपनी यात्रा भी नहीं ले पाता। तो ये हालात कांग्रेस की है। ऐसी कमोबेश सारे विपक्ष की हालात हो चुकी है। बसपा को आप देख चुके हैं विधानसभा चुनाव में क्या नतीजे मिले थे। सपा में जो हालात हो गए हैं, अंदर खाने जो टूटन और बिखरन है, वो सबके सामने है। भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र वो पार्टी है जो जनता का भरोसा जीत रही है। सबका साथ, सबका विकास। चलिए, आप सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं। ओबीसी दलित की बात सपा भी कर रही है और दलितों की बात तो पहले से बसपा करती ही थी। लेकिन अब निकाय चुनाव के लिए जिस जातिगत समीकरण का ताना बाना बोला जा रहा है, ओबीसी, दलित और उसके साथ साथ विकास योजनाएं, पसमानदा मुसलमान, बीजेपी इसको लेकर कॉन्फिडेंट है और बाकी की जो विपक्षी दल है वो भी
जोर लगा रहे हैं अपने अपने जातिगत समीकरणों को साधने के लिए, क्योंकि हर कोई जानता है निकाय चुनाव खत्म होने के बाद सीधा बिगुल जो है वो 2024 के लिए बजेगा और उसके नतीजे कम से कम चुनावी मैदान में बार बार याद दिलाने के लिए, जनता के सामने दोहराने के लिए काम आएंगे कि किसके काम पर मुहर लगी, किसके आरोप पर मुहर लगी। आप सभी पैनलिस्ट का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। खबरें जारी है, महाबहस में इतना ही। नमस्कार।